इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड जो बीट था उसके बारे में पढ़ाया था। जैसे आपको कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा रहता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस के का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो फिर फॉर्मूला बन जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा ये फॉर्मूला रहेगा कूलम्स लॉ का। ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है वैल्यू, इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका आंसर आता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आपको फोर्स मिलेगा, लेकिन ये फोर्स आपको ये जो एप्सिलॉन नॉट फैक्टर है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस या फिर एयर में अगर आपको फोर्स निकालना हो, कूलम्बियन फोर्स, तो एट दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फोर्स इन एयर अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसे निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा। अब देखिएगा, अगर हमें फोर्स मीडियम में निकालना हो तो एक ही चेंज आ जाता है। ये जो फॉर्मूला रहेगा 9 × 10⁹, ये एज इट इज रहने वाला है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिर्फ इसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर रहेगा। एप्सिलॉन आर मैंने आपको डिस्कस किया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी से कहा जाता है। इज इट ओके? इसका वैल्यू मटेरियल डिपेंडेंट ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा कंडक्टर्स के लिए, और अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये सब बीट मैंने आपको लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेना है रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। ओके, पॉइंट या फिर स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है वहीं पर ये ऑब्जेक्ट मतलब ये एप्लीकेबल रहेगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फिर हमें इंटीग्रेशन अप्रोच से इसका आंसर निकालना पड़ता है। वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कैसे क्या। ओके, याद रखना, द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। ओके, मतलब देखिएगा, अगर हम कोई भी चार्ज बॉडी है उसको अगर न्यूट्रल बॉडी के अगर पास रखते हैं ना, तो ये न्यूट्रल बॉडी उसे अट्रैक्ट ही करेगा। समझ में आ रहा है? नो डाउट, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये न्यूट्रल बॉडी उसको अट्रैक्ट ही करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन वही अगर हम देखते हैं तो मतलब आपको पता होगा, पॉजिटिव चार्ज नजदीक आते हैं तो रिपेल होते हैं, निगेटिव भी रिपेल होते हैं। ओके, तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, याद रखना। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो श्योर टेस्ट रहेगा, जो रिलायबल केस रहेगा, वो रहेगा रिपल्शन। ओके, तो याद रखना, इस बीट को लगातार लिख कर रखिएगा। द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिसाइड रैंडमली ऑल ओवर द चार्ज कंडक्टर। मतलब अगर किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे देते हैं ना, तो वो चार्ज है ना सब तरफ फैल जाता है, वो कहीं पर एक जगह पर नहीं रहता है। पूरे कंडक्टर के सरफेस पर वो क्या होता है, आउट मतलब सरफेस के ऊपर रहेगा वो हमेशा, उस बॉडी के अंदर भी नहीं रहेगा, चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, सोप बबल को अगर हम चार्ज दे देते हैं, आइदर वो निगेटिव चार्ज दो या फिर पॉजिटिव दो, इंटरनल रिपल्शन के कारण उसका रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो याद रखना, चाहे छोटा बबल अगर हो, उसको अगर हम चार्ज दे देंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, तो इंटरनल रिपल्शन होने के कारण उन चार्जेस के बीच में उसका साइज क्या होने वाला है, ऑलवेज बढ़ने वाला है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना है रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ एंड रिलेटेड टू दिस बीट। ओके, तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर लेना है। सबसे पहले तो हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पर क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लेटर ऑन हम आगे की कंसेप्ट की ओर जाएंगे। तो अभी देखिएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट इन एयर विद द सेपरेशन आर, फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F. नाउ दिस पार्टिकल्स आर placed in a medium of dielectric constant epsilon r. What should be the distance between particles so that the force on each particle is again F? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना है उनका। एक एक लाइन को रीड करना हमेशा। पूरा क्वेश्चन अगर
मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक लाइन को डिकोड करके उनको क्या कहना है वो कंडीशन प्रोजेक्ट करना, ओके, तो इजीली आंसर निकल जाता है। टू चार्ज पार्टिकल है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज इस एक को Q1 लो, दूसरे को Q2 लो, ओके। आर केप्ट इन एयर, एयर में केप्ट है तो आपको पता होगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, मतलब ये हमारा जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा वो अब एप्सिलॉन आर के साथ इक्वल आने वाला है, ओके। विद द सेपरेशन ऑफ आर, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, एंड फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज एफ। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जितना फोर्स Q1 Q2 पर एक्सर्ट करता है उतना ही Q2 Q1 पर करता है। अगर ऐसा पूछा जाए ना कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन सेकंड एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑन 1, इसका रेशियो निकालो, तो हमेशा वो 1:1 आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करेगा, ओके। तो अब इन दोनों ने ये मतलब यहाँ पर गिवन ही दिया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हम K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। इसे 1 दे दो, केस नंबर 1, और ये 4 जो है ये एयर में, तो FA से इसे इंडिकेट करते हैं, ओके। नाउ दिस particles are placed in a medium of dielectric constant epsilon r. What should be the distance between particles so that force on each particle is again F? मतलब फिर से वो फोर्स F चाहिए, ये F का वैल्यू F है, ये उन्होंने दिया हमें, तो हम ऐसे मीडियम में उसको प्लेस कर रहे हैं जिस मीडियम में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो पता है आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आ जाए एप्सिलॉन आर तो फिर फॉर्मूला हमारा फोर्स इन मीडियम का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो सेम नहीं है, डेफिनेटली चेंज करना है हमें, तो इसको हम आर डैश का स्क्वायर लेते हैं और यही आर डैश का वैल्यू हमें लेना है। तो कुछ ऐसे जगह पर हमें इस दो चार्जेस को रखना है मीडियम में ताकि वो वही फोर्स प्रोड्यूस कर सके जो पहले केस में प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज एफ। तो पहले केस का फॉर्मूला और दूसरे केस के फॉर्मूले को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, दैट इज एफ इन एयर मस्ट बी इन दिस केस इक्वल टू एफ इन मीडियम। तो एफ इन एयर का वैल्यू आपको पता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, और एफ इन मीडियम का K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इंटू आर डैश का स्क्वायर है। तो क्या क्या कैंसिल होगा, K Q1 Q2 कैंसिल हुआ, आर डैश का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर आएगा, और फाइनल आंसर आने वाला है आर बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये होगा आर डैश का वैल्यू, ओके। तो उन दो चार्जेस को हमें मीडियम में इतने जगह पर रखना पड़ेगा, कितने, आर बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो तब जाकर क्या होने वाला है, वो वही फोर्स प्रोड्यूस करने वाले जो पहले केस में प्रोड्यूस हो रहा था। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसके जैसे ही आप सॉल्व करके बताओ मुझे, ये भी हमने ले चुके हैं पहले। टू चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड Q are separated by distance r, force on each particle is F. Now 50% charge is transferred from one to another, then calculate force exerted on the particle. तो बताओ force exerted on particle कितना रहेगा? दो चार्ज पार्टिकल्स है, उनके ऊपर चार्ज Q है, ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R है, ओके। फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज F, तो दोनों पार्टिकल पर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है F, और 50% चार्ज हमने एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ट्रांसफर किया है। देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल। तो बताओ क्या होगा, न्यू फोर्स जो होगा वो उसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। प्रीवियसली फोर्स इज इन दोनों के बीच में KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा बिफोर ट्रांसफरिंग चार्ज, और अभी आफ्टर ट्रांसफरिंग चार्ज ये जो फोर्स होगा ये एफ डैश होने वाला है। तो बताओ एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन आएगा, फटाफट सॉल्व करो 1 मिनट के अंदर। अभी ये लिए हुए क्वेश्चन है तो 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, उसके बारे में सोचो। नो डाउट आपको लग रहा होगा कि सर फिर से वही क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन ये पहले हो चुके हैं, तो अच्छे से इसको कम से कम स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में देखिएगा, ओके। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा स्पीड और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में सोचिएगा, ओके। तो कितना आ गया आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का आंसर मैच हो रहा है, 3F/4 ऐसा कहना है। तो ठीक है, देखते हैं 50% चार्ज, तो पहले चार्ज का 50% चार्ज मतलब ही कितना होने वाला है, Q/2। तो Q/2 चार्ज इससे निकालना है, तो अभी इसका वैल्यू Q/2 ही रहने वाला है,
क्योंकि Q में से Q/2 चला गया तो Q/2 बचता है। तो अभी ये Q/2 हमने जो इससे निकाला है वो इसमें ट्रांसफर करना है। इसमें ऑलरेडी Q चार्ज था इस बॉडी में, अब इसमें और Q/2 चार्ज आ जाए तो इसका न्यू चार्ज 3Q/2 होने वाला है। और आगे डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो सेम डिस्टेंस पर रखना है। तो जो न्यू फोर्स आएगा वो K, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q/2, दूसरे का 3Q/2 होल डिवाइडेड बाय R² आएगा। तो एफ डैश का वैल्यू कितना आने वाला है फिर देखिएगा 3/4 KQ² डिवाइडेड बाय R²। लेकिन KQ² डिवाइडेड बाय R² मतलब ये एफ है हमारा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 एफ। इज इट ओके? लिखना है किसी को, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। जाना है आगे। Now take next question. A point charge Q is divided into 2 point charges and kept at a fixed separation. What should be the value of each fraction so that force between them becomes maximum? बताओ। एक चार्ज Q है जिसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके, और उसको कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखना है हमें, ओके। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम? बताओ इसका आंसर कितना आएगा? दिस क्वेश्चन आल्सो वी टेकन एट फर्स्ट। एक पॉइंट चार्ज है, उन्होंने क्या दिया देखिएगा, जिसका मैग्नीट्यूड Q है, इसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ओके। तो पहले पार्ट को हम x नाम दे देते हैं, तो दूसरे का क्या आएगा बोलो? पहले का मैग्नीट्यूड अगर x कंसीडर करते हैं तो दूसरे का डेफिनेटली Q माइनस x आने वाला है। तो इन दोनों को भी हमें एक फिक्स डिस्टेंस r पर रखना है, ओके। तो हमें क्या करके दिखाना है कि इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा फोर्स का वो मैक्सिमम कब होगा, कितना फ्रैक्शन करने के बाद इन दोनों के बीच का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बताओ इसका आंसर। ओके, राइट है आंसर इसका Q/2 रहने वाला है। मतलब इस चार्ज Q को अगर हम हाफ डिवाइड करते हैं तो फोर्स मैक्सिमम होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। ये जो फ्रैक्शन है x और Q माइनस एक्स, इन दोनों के बीच में अगर हम कूलम्स लॉ लगाते हैं तो x इंटू क्यू माइनस एक्स के x इंटू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R² आने वाला है। तो अगर हम x से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो QX माइनस x² आने वाला है डिवाइडेड बाय R²। तो ये होगा फोर्स का वैल्यू। तो अब हमें अगर किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है हमें, तो इससे फोर्स के वैल्यू को हमें क्या करना है कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन, जो x से हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो df/dx का वैल्यू 0 पुट करना है, मतलब हमें इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना है और इस डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 के साथ। तो d/dx ऑफ ये पूरा टर्म का लेना पड़ेगा, दैट इज kqx माइनस x² डिवाइडेड बाय R²। इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना है, ओके। तो अब आगे देखिएगा k/R² ये कांस्टेंट फैक्टर है इस केस में, तो इस वजह से d/dx ये इनटू इन ब्रैकेट क्या रहेगा qx माइनस x² रहेगा, और इसको इक्वेट टू 0 करना है हमें। तो फिर क्या आएगा, फिर देखिएगा 0 इज इक्वल टू, अब qx का डेरिवेटिव कितना आने वाला है q माइनस x² का 2x आने वाला है, तो 2x इज इक्वल टू q आएगा, और फिर x इज इक्वल टू क्या आने वाला है Q/2। तो ये रहेगा ये रहेगा आंसर। मतलब हमें x का जगह अगर हम Q/2 पुट करते हैं तो दूसरी जगह भी Q माइनस Q/2 मतलब ही Q/2 आने वाला है। मतलब ये है कि अगर एक बड़े से चार्ज Q को अगर हम हाफ डिवाइड करते हैं ना, तो उनके बीच का जो कूलम्बियन फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, ओके। तो ये रहेगा इस केस मैक्सिमम केस। तो याद रखना ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, IIT JEE में भी ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ओके। अब नेक्स्ट है, इसे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force F. The spheres are kept fixed with a distance r between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at a midpoint of the line joining A and B. The magnitude of the net electric force on C is. तो C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हमें निकालना है। बताओ क्या आएंगे इसका आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये सुपरपोजिशन के जैसा रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड
मेटल स्पेयर दिए ए एंड बी, ओके, रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ है, वो दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विथ अ फोर्स एफ से। तो कंडीशन को प्रोजेक्ट करते हैं टू इक्वली चार्ज, तो इक्वली चार्ज मतलब दोनों को भी ऊपर हम क्यू क्यू चार्ज एज्यूम करते हैं एट फर्स्ट। ए एंड बी आइडेंटिकल है, उनका साइज भी सेम है, रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स एफ, ओके। व्हेन स्फीयर्स केप्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस आर बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो एफ का वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इतना तो हम लिख सकते हैं इतने कंडीशन से। देम a third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A, तो एक ही कांटेक्ट में लाया हमने उसको, ये A है हमारा, ये B है, तो एक ही कांटेक्ट में जैसे लाएंगे वो आइडेंटिकल है और अनचार्ज्ड है, ओके। तो हाफ ऑफ चार्ज वो ले लेने वाले हैं, तो अभी A पर चार्ज कितना आने वाला है, न्यू चार्ज Q/2, ओके। और उस B पर भी, सॉरी C पर भी चार्ज कितना होने वाला है, Q/2 होने वाला है, ओके। एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो ए एंड बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस तो ऑब्वियसली पता है आपको आर है, जो हमने पहले से लिखा है, उसकी मिड पॉइंट पर रखा है उसे, तो उसके भी अब मैग्नीट्यूड उसके ऊपर चार्ज का जो रहेगा सी पर वो Q/2 रहने वाला है, ए पर भी Q/2 रहने वाला है, और बी पर एज इट इज Q रहेगा, इज इट ओके। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी इज, तो सी पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, बताओ क्या आएगा, बोलो बच्चों आप, व्हाट इज द वैल्यू, एफ 3F/4, F/2 एंड F/4, ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं। तो अब ए, ये सी पर है ना, ए पर ए भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एफ का डायरेक्शन ये रहेगा, और ये बी भी फोर्स एक्सर्ट करेगा सी पर, वो इस डायरेक्शन में करेगा, तो नेट फोर्स ऑन सी जो रहेगा एफ सी, ओके, उसे अगर हम निकालते हैं तो वो कैसा रहेगा, जस्ट 1 मिनट। तो नेट फोर्स हमें निकालना है, जस्ट 1 मिनट, इधर उधर हो गया हूं। ओके, तो अब यहां पर लिखता हूं मैं बचा हुआ आंसर, तो देखिएगा नेट फोर्स ऑन जो सी रहेगा वो दोनों भी फोर्स एफ ए और एफ बी दोनों का वेक्टर एडिशन रहेगा, इज इट ओके। तो फोर्स ऑन सी इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स ऑन एक्सर्टेड ऑन ए प्लस फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी रहेगा, इज इट ओके। तो एफ ए जो रहेगा ये Q/2 और Q/2 के बीच का फोर्स है, तो इस वजह से एफ ए का वैल्यू आएगा K इंटू Q/2 होल डिवाइडेड बाय, अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेफिनेटली मिड पॉइंट पर रखा है, इस वजह से R/2 का होल स्क्वायर रहेगा, इज इट ओके। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फोर्स है, इस वजह से इसे आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। लेकिन अब जो एफ बी है ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इस वजह से उसको वेक्टर फॉर्म में माइनस लेना पड़ेगा, ओके। और उसका जो मैग्नीट्यूड है अब देखिएगा एफ बी का, ये Q/2 और Q के बीच में, सो K इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय, इस इन दोनों के बीच में भी R/2 का ही मतलब डिस्टेंस है, इस वजह से R/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब जस्ट इसे सॉल्व करना है, तभी हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, इज इट ओके। तो अब देखिएगा यहाँ पर भी आई कैप रहेगा, वो माइनस आई कैप है, इस वजह से प्लस माइनस बीच में माइनस लिया है हमने। तो अभी देखो इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, KQ² डिवाइडेड बाय 4, ये न्यूमरेटर का 4 है, और नीचे जो R/2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका भी आंसर R² / 4 आने वाला है। तो ये नीचे का 4 ये नीचे का 4 कट हो गया, आई कैप माइनस क्या आने वाला है, फिर देखिएगा आप KQ² डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय आने वाला है R²/4। तो अभी नीचे का 4 न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 4KQ² डिवाइडेड बाय 2R² आने वाला है, तो 2KQ² डिवाइडेड बाय R आएगा, इज इट ओके। तो अब देखिएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन C इज गिवन बाय, तो पहले इक्वेशन में KQ² डिवाइडेड बाय R² बचने वाला है, माइनस दूसरे इसमें आप देख सकते हो तो 4KQ² डिवाइडेड बाय 2R² आने वाला है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओके। और बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो पहले इसमें KQ² डिवाइडेड बाय R² है, माइनस यहाँ पर 2KQ² डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर बचने वाला है, तो एक में से दो चले गए तो डेफिनेटली -1 बचेगा, तो इस वजह से आंसर आने वाला है -KQ² डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब इसको हम -F लिख सकते हैं, इज इट ओके? तो आंसर में ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन यफ दिया है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यफ रहने वाला है। इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पर क्वेश्चन था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे क्वेश्चन से यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये बीट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ठीक है? कुछ दिक्कत इसमें आप आ गए समझ में? कुछ दिक्कत इसमें? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, आधे मिनट के अंदर बताओ। टाइम चालू हो चुका है आपका, बताओ। ठीक है, एक आंसर आ गया अभी तक। इसके पहले वीडियो में ही मैंने आपको ये डिस्कस किया था। ठीक है, इतना सोचने भी जरूरत नहीं है बच्चों, आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर ऊपर होने के कारण ऊपर डेफिनेटली आई स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर आने वाला है। तो ए स्क्वायर रहने वाला डायमेंशन सिर्फ देखो इन चारों में से एक ही है, और वो है डी, तो बाकी का देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन का तुरंत आंसर देते आना चाहिए। कोई भी अगर डायमेंशन पर क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा स्पीड से आपको सॉल्व करते आना चाहिए कि उसका जो टाइम बचने वाला है वो आप हार्ड क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सको। ओके, एटलीस्ट इतना तो भी पता है कि आपको दो तीन तो भी क्वेश्चन आपको डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। इस वजह से वो अगर आपका हैंड है तो डेफिनेटली आपको उसका जो टाइम है आप वो दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हो। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कीजिएगा। नीचे वाले का भी आंसर बताओ आप। In Coulomb's law, the constant of proportionality K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught has a unit। तो क्या यूनिट रहेगा इसका? ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि आपको पता है इन्होंने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट नहीं पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का पूछते तो ऊपर का आता कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बट दे आस्क रिलेटेड टू द कांस्टेंट के। ओके, तो ऐसा वो मेंशन करते कि कौन से के बारे में वो बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है उसको उल्टा किया तो इसका यूनिट बन जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इज इट ओके? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं नीचे भेज देता हूं और तब सॉल्व कीजिएगा इसे। नहीं जा रहा है नीचे? जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। मैं रीअरेंज कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को, थोड़ा इधर उधर चला गया वो। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन दिया है,
two charges placed in air repel each other by a force of 10 raised to minus 4 Newton. When oil is introduced between the charges, the force becomes 2.5 into 10 raised to minus 5 Newton. The dielectric constant of the oil is, तो ऑयल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है, मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू यहां पर हमें फाइंड आउट करना है. इज इट ओके? तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सभी. सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या रहेगा. ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या दिया देखो अब, टू चार्जेस द गिवन प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10 रेज टू माइनस 4 न्यूटन. तो दो चार्जेस को लेट अस एज्यूम Q1 एंड Q2. ओके, प्लेस्ड इन एयर है, कुछ सेपरेशन R से करते हैं. तो K Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसका वैल्यू उन्होंने कितना दिया है, 10 रेज टू माइनस 4 न्यूटन. बस इतना ही वैल्यू उन्होंने दिया है और एयर में प्लेस्ड है. ओके, oil is introduced between the charges, the force becomes 2.5 into 10 raised to minus 5 Newton. The dielectric constant of the oil निकालना है. तो आपको पता होगा force in medium is equal to force in air divided by epsilon r होता है. Is it okay? तो आपको force in medium भी दिया है, force in air भी दिया है, epsilon r पूछा है. तो epsilon r is equal to force in air that is 10 raised to minus 4 डिवाइडेड बाय force in medium, मतलब कितना आएगा 2.5 into 10 रेज टू माइनस 5. तो माइनस 5 ऊपर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा. तो कितना आने वाला है फिर देखिएगा, माइनस 5 अगर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम आने वाला है. ओके, तो माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू प्लस 4 बन जाएगा प्लस 5. तो प्लस 5 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो 10 रेज टू प्लस 1 बचने वाला है. तो 10 बाय 2.5, मतलब ये आंसर कितना आएगा, 4. इज इट ओके? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आने वाला है, 4. आ गया समझ में सभी को? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है. तो जनरल क्वेश्चन था ये, फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन एयर दिया था और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था. अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसे. ये भी अचीवेबल है और इजी है. +3 कूलम एंड 8 सॉरी +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस है जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन से. इफ ईच चार्ज इज गिवन -5 माइक्रोकूलम चार्ज, देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी. तो फोर्स का वैल्यू कितना होने वाला है, इज इट ओके? पहली कंडीशन में फोर्स दिया है जब उनके मैग्नीट्यूड थे चार्ज के +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम. अब दोनों भी चार्जेस में क्या किया है, -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम इतना चार्ज ऐड किया है. तो बताओ जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा. बस अभी और कुछ नहीं बता सकता हूं मैं इसमें. टेल मी द फाइनल आंसर. ऑप्शन दी गिवन -10 +10 +20 -20. तो डेफिनेटली इसका आंसर एक तो 10 रहेगा या फिर 20 रहेगा. अब आइदर वो प्लस या माइनस है, वो भी आपको फाइंड आउट करना है. बताओ क्या रहेगा आंसर.
बोलो कितना आएगा आंसर। पहले केस से ना बच्चों आपको आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा आई थिंक, और वो आर का वैल्यू आपको यूज करके सेकंड केस से आंसर मिलेगा। ओके, सेकंड केस में आपको चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी निकालने पड़ेंगे न्यू, और फिर इजीली आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ओके, आ गया किसी का आंसर? इतनी देर में आ जाना चाहिए था। ठीक है, -10 आ रहा है एक स्टूडेंट का आंसर। अभी किसी का और आ गया, और किसी का आ गया यही आंसर? ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं इसे। 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम ऐसे दो चार्जेस हैं जो रिपेल कर रहे एक दूसरे को विथ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। तो देखिएगा, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा, और के का वैल्यू हम 9 इंटू 10⁻9 पुट करते हैं। ये आपका वैल्यू उन्होंने दिया है 40। Q1 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, 3 इंटू 10⁻6, और दूसरे का 8 इंटू 10⁻6 होगा। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट किया है, और ये आर स्क्वायर का वैल्यू होगा, तो आर स्क्वायर उस साइड चला जाएगा और नीचे सिर्फ 40 बचेगा। ऊपर आने वाला है 9 3 इंटू 8 इंटू पावर ऑफ +9 -6 मतलब 10⁻³ बचने वाला है। ओके, तो 8 5 आपको पता होगा 50 होता है, तो 9 3 27/5 ये आर स्क्वायर का वैल्यू होगा इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो वैसे वैल्यू ऐसे रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड केस में जो फोर्स आने वाला है, सेकंड केस में आप देखिएगा जो वैल्यू रहेगा के का, यहाँ पर फिर से वो अगेन 9 इंटू 10⁻9 लेना है, और Q1 Q2 3 और 8 माइक्रोकूलम की जगह आप दोनों में भी हम -5 ऐड करने वाले हैं। तो 3 में अगर -5 ऐड किया तो -2 माइक्रोकूलम बचेगा, और 8 में अगर -5 किया तो 3 माइक्रोकूलम बचेगा। तो अभी जो न्यू चार्जेस रहने वाले, एक का मैग्नीट्यूड माइनस रहेगा, -2 इंटू 10⁻6, और दूसरे का रहेगा +3 इंटू 10⁻6 होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू यही पुट करना जैसे दिया है, 27/5 इंटू 10⁻3। इज इट ओके? तो अब देखो आगे क्या आएगा इसका आंसर। तो 9 इंटू 9 -9 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, और इंटू 5 आएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर का 5 है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 27। तो 9 और ये 3, 27 27 कैंसल, 2 5 10 बचने वाला है, और ये जो पावर है ऊपर देखिएगा, नीचे -3 पावर है, और ऊपर भी अगर आप देखते हो तो +3 रहेगा। आई थिंक -6 -6 -12 ना, तो ऊपर भी -3 आने वाला है, पावर भी टोटल कैंसिल होने वाला है। ये -3, ये +9, ये -6 ओके। तो फिर फाइनली आंसर आने वाला है बच्चों, देखिएगा -10 न्यूटन। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? आ गया सभी का आंसर ये? तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये जनरल क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है, ग्रेविटेशन में भी आता है, इसमें भी आता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द कूलम कूलम फोर्स बिटवीन देम। तो कूलम्बियन फोर्स निकालना है हमें। ओके, तो कूलम्बियन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होगा दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये आपको नोन चाहिए। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg रहता है। तो मास चार्ज आपको पता है उनके ऊपर कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻19। तो चार्ज लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम कूलम्बियन फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच का। तो देखिएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला रहता है। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 का वैल्यू क्या रहने वाला है, अब देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 ओके, होल डिवाइडेड बाय
आने वाला है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻20 आ जाएगा। बस इतने फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 9 इंटू 2.56 आएगा 1.6 का स्क्वायर। ओके, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 आएगा, -19 -38 बन जाएगा, और -38 + 9 -29 है, तो ऊपर 10⁻29 है, नीचे -20 है, ऊपर जाकर वो प्लस होगा, तो 10⁻29 में अगर +20 ऐड करेंगे तो -9 बचने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा कुछ यहाँ पर बचने वाला है, और इसका फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 2.28 के आसपास ये फ्रैक्शन आने वाला है। 2.56 है। ओके, तो 25 भी अगर हम लेते हैं तो 25 9 225 होता है। ओके, तो इसका आंसर 22.5 आएगा। ओके, इंटू 10⁻⁻9, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा एक सिंगल डिजिट होने के बाद पॉइंट है, इस वजह से इसको हमें 2.25 इंटू 10⁻8 लिखना पड़ेगा। तो -8 पावर रहने वाला और इसके करीब रहने वाला ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ओके, एक ही है, अप्रोक्सीमेट निकालो इसे, इतना एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है। समझ में आ गया? ये हमने एग्जैक्ट निकाला है, उनका थोड़ा डिफर कर रहा है आंसर। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों इसमें? मतलब हमने 2.56 को 2.5 कंसीडर किया है, तो इस वजह से स्मॉल एरर्स लिटिल बिट आ जाता है। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों इसमें आ गए समझ में? तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम।